देखो बेटे एलसी ऑक्सीडेशन में क्या होता है ये हम लोग अभी जानेंगे। व्हाट डू वी मीन बाय एलसी ऑक्सीडेशन। देखो लेट अस कंसीडर चार let us consider a charge capacitor is connected to an inductor as shown in figure। देखो बेटा ये कैपेसिटर दिया हुआ है और इस कैपेसिटर के ऊपर चार्ज है और इस चार्ज कैपेसिटर को हमने कनेक्ट कर दिया है इंडक्टर से। पैरेलल में है ना। इसमें मान लो जैसे पॉजिटिव चार्ज था, this plate carry positive charge and this plate carry negative charge like this। इस तरह से तो चार्ज कैपेसिटर है, इससे तो चार्ज था पहले Q और इससे कैपिटल Q और इससे माइनस कैपिटल Q। मान लो इसी टाइम पे स्मॉल Q और इससे माइनस। देखो जब हम चार्ज कैपेसिटर को कनेक्ट करेंगे तो सर्किट बन जाएगा है ना। इसकी कैपेसिटेंस C है और इंडक्टर का इंडक्टेंस जो है वो L है। तो बेटा ये सर्किट बन जाएगा ना इस तरह से। तो करंट विल स्टार्ट फ्लोइंग लाइक दिस। तो I विल बी द करंट है ना। तो I की वैल्यू क्या हो जाएगी मेरा बेटा -dq/dt है ना। कौन सा चार्ज है? चार्ज प्रेजेंट ऑन द कैपेसिटर एट टाइम t। क्योंकि कैपेसिटर के ऊपर जो चार्ज है वो समय के साथ घटता जा रहा है, कभी बढ़ेगा भी कभी घटेगा भी। सिनारियो को हमने यहाँ दिखाया है कि जब करंट ऐसे फ्लो होगा तो इस कैपेसिटर का जो प्लेट है, ऊपर वाला जो प्लेट है, इस ऊपर वाले प्लेट से निकल के चार्ज फ्लो करेगा, यूं घटता जाएगा। तो चार्ज डिक्रीज हो रहा है तो Q इज डिक्रीजिंग। अगर Q डिक्रीज हो रहा है तो dq नेगेटिव होगा ना। तो हमें करंट को पॉजिटिव बनाने के लिए हम क्या लिखेंगे? करंट को -dq/dt। इज दैट क्लियर? बताइए ये बात क्लियर है? यस सर। देख लो बेटा तो ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पर हमारे पास आ गया करंट इक्वल टू -dq/dt। नाउ अब हम किरचॉफ लॉ यहाँ भी लगाएंगे। We will apply the Kirchhoff's law in this case also। तो जब आप Kirchhoff's law यूज करेंगे then what you will get? You will get using Kirchhoff's voltage law Kirchhoff's voltage law we will get क्या आएगा मेरा बेटा? यू किरचॉफ वोल्टेज लॉ लगाओ है ना। तो यहाँ से स्टार्ट करो, मान लो एक पॉइंट से स्टार्ट किए थे भी गए ऐसे मूव कर रहे हैं ना। तो यहाँ से यहाँ 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 बेटा जैसे ही आप यहाँ से यहाँ गए तो माइनस से प्लस करें। कैपेसिटर के क्रॉस वोल्टेज जाएगा Q/C। तो वोल्टेज ड्रॉप इज Q/C और इंडक्टर के क्रॉस -L di/dt। तो बेटे इसको ऐसे लिख देंगे। अब यहाँ देखो यहाँ आपका आ जाएगा L di/dt इक्वल टू Q/C। यहाँ की इक्वेशन बना लो मेरा बेटा, यहाँ की इक्वेशन बना लो di/dt इक्वल टू 1/LC into Q। तो दिस विल बी I को क्या रख देंगे? I को रख देंगे -dq/dt। तो आप रखेंगे सिम I इक्वल टू -dq/dt।
क्योंकि I इक्वल टू माइनस dq बाई dt है। ये बात क्लियर है? बताइए, बताओ आयुष। यस सर, क्लियर है। ओके, आवाज क्लियर जा रही है आयुष? यस सर। ओके, कोई मतलब वाइब्रेशन तो नहीं हो रहा है आवाज में? नो सर, कुछ नहीं। ओके, तो आवाज की इंटेंसिटी प्रॉपर है? यस सर। ओके, दैट्स गुड। किसी को कोई दिक्कत लगे तो बताना। ओके, कोई भी दिक्कत लगे तो बताइएगा। यहाँ देखिए, तो I इक्वल टू dq बाई dt, I इक्वल टू dq बाई dt। तो यहाँ पर आप देखोगे बेटे क्या हो जाएगा कि माइनस dq बाई dt। तो देयरफॉर इस इक्वेशन से हम क्या लिख सकते हैं, d I की जगह माइनस dq बाई dt लो, माइनस साइन ऐसे निकाल दो, है ना, और dq बाई dt, d dt ऑफ dq बाई dt सेकंड डेरिवेटिव हो गया ना, d dt ऑफ I की जगह रख दिया dq बाई dt। So this is 1 by LC into Q. So finally what you can write? Finally you can write this second derivative. So second derivative d2q by dt square. d2q by dt square is equal to minus 1 by LC into Q. Minus 1 by LC into Q. Come on. अगर आप इसको कंपेयर करेंगे तो एसएचएम जैसा इक्वेशन दिख रहा होगा ये, है ना। एसएचएम इक्वेशन क्या होता था? एसएचएम इक्वेशन होता था a इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स में ओमेगा स्क्वायर पॉजिटिव कांस्टेंट। यहाँ देखो ओमेगा स्क्वायर की जगह 1 बाय एलसी है ना। a क्या हो जाता था आपका? a हो जाता था d2x बाई dt स्क्वायर a, तो माइनस ओमेगा स्क्वायर है, याद करो। तो यहाँ देखो, अगर आप एसएचएम की इक्वेशन से कंपेयर करेंगे तो x की जगह पर क्या आ जाएगा? q आ जाएगा। बोलो, क्या x की जगह पर q आ जाएगा इस इक्वेशन में? यस सर। और ओमेगा स्क्वायर की जगह 1 बाई एलसी आ जाएगा। तो यस सर। ऑक्सीलेटरी मोशन होता था। एसएचएम के केस में मेरा बेटा ऑक्सीलेटरी मोशन होता था। तो यहाँ पर आप देखेंगे किसका ऑक्सीलेशन हो रहा है? यहाँ पर पोजीशन का ऑक्सीलेशन हो रहा था, बॉडी ऑक्सीलेट करता है, यहाँ पे चार्ज ऑक्सीलेट कर रहा है, चार्ज ऑक्सीलेट कर रहा है उनका कैपेसिटर। कैपेसिटर पे चार्ज कैसे ऑक्सीलेट करता है ये हम लोग डिस्कस करेंगे। पहले आप इसको यहाँ तक नोट करिए, फिर आगे बात करेंगे। हम लोग इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व नहीं करने जाएंगे, डायरेक्ट एसएचएम वाला कॉन्सेप्ट अप्लाई करके जो सॉल्यूशन आता है उसको लिख लेंगे, है ना। एग्जाम में भी आपको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है इसको। ऐसा नहीं कि आप सॉल्व नहीं कर सकते, यू कैन सॉल्व इट। मैथमेटिक्स में जब डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ाएंगे तो इसको सॉल्व करना भी आपको सिखाएंगे। 2 बार इंटीग्रेट करेंगे वो सॉल्व हो जाएगा, है ना। बट प्रेजेंटली वी आर नॉट गोइंग टू सॉल्व। कम ऑन, डू इट बेटा। नोट इट डाउन। हो गया बेटे? नोट इट डाउन। यस सर। आइए आगे बढ़ते हैं।
तो हम लोग जानते हैं द solution to this differential equation is of the form, क्या फॉर्मेट होता है इसके सॉल्यूशन का, Q इक्वल टू कैपिटल Q cos omega t plus delta, where omega will be 1 by root LC, है ना। इस इक्वेशन को मैं कैसे लिख रहा हूँ, देखो इसको ऐसे लिख रहा हूँ, d2q by dt स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर q। तो ओमेगा स्क्वायर क्या हो गया, ओमेगा स्क्वायर हो गया आपका 1 by root LC, ओके। ओमेगा ओमेगा हो गया 1 by root LC। तो q इक्वल टू कैपिटल q, है ना, या q नॉट कह लो, cos ओमेगा t प्लस डेल्टा। ये सर ओमेगा तो 1/रूट ओवर एलसी आता है ना। हाँ, ओमेगा आया ना बेटा 1 by root LC, ये ओमेगा स्क्वायर हो गया, ओमेगा स्क्वायर। देखो यहाँ ओमेगा स्क्वायर क्या है, यस सर। है ना, ओमेगा स्क्वायर क्या है, ओमेगा स्क्वायर है 1 by LC, 1/LC। ओमेगा आ जाएगा 1 by root LC, है ना। बोलिए यस सर। हाँ, तो ओमेगा हो गया 1 by root LC, ओमेगा स्क्वायर हो गया 1 by LC। तो वही चीज मैंने लिखा है, ओमेगा इक्वल टू 1 by root LC। चलो अब देखिए, एंड Q naught equal to charge on the capacitor at t equal to 0। तो t equal to 0, तो t equal to 0 इस तरह से तो डेल्टा आ जाएगा हमारे पास। Q equal to Q naught cos ओमेगा t प्लस डेल्टा, ये सॉल्यूशन का फॉर्मेट है। तब हम लोग देखेंगे कि therefore at t equal to 0, at t equal to 0, Q equal to Q naught हो जाएगा, that is the maximum charge जो हमने कैपेसिटर को दिया है। तो यहाँ से क्या आ जाएगा बेटा, रख तो इसमें t equal to 0 और Q equal to Q naught, therefore Q naught equal to Q naught cos ओमेगा into 0 plus डेल्टा, ये आ जाएगा, कट गया, 1 बचेगा यहाँ, so 1 is equal to cos delta, so which implies delta will be equal to 0, delta 0 आ जाएगा ना, cos 0 equal to 1 होता है, तो delta equal to 0 and therefore आपके पास Q का फॉर्मूला आ जाएगा Q naught cos omega t, where omega equal to 1 by root LC, है ना। देखिए एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ LC ऑसिलेटर सर्किट, है ना। नोट करो बेटा, थोड़ा सा हमारे इसको लिखा देते हैं, कंप्लीट कर देते हैं, आसान टॉपिक है। आफ्टर दिस वी विल मूव टू ट्रांसफार्मर। हो गया,
डन बेटा? एक मिनट सर। अच्छा तो देखो डाउट है तो पूछो। सर हाँ बोलो बेटे। ये जो Q नॉट इज इक्वल टू चार्ज ऑन कैपेसिटर एट टाइम t इज इक्वल टू 0 है क्या? हाँ बेटा, एट टाइम t इक्वल टू 0। हाँ सर बोलिए बेटा। ये जो लास्ट में जो फॉर्मूला वही ना सर, फॉर्मूला का एलसी ऑसिलेशन का? हाँ एलसी ऑक्सीलेशन के लिए ये क्या हो गया आपका, चार्ज का फॉर्मूला हो गया, समझे? यस सर। चार्ज के लिए फॉर्मूला हो गया। करंट क्या हो जाएगा, माइनस डी क्यू बाई डी टी। करंट क्या हो जाएगा बेटा, माइनस डी क्यू बाई डी टी, है ना? आर इक्वल टू माइनस डी क्यू बाई डी टी। ठीक है बेटे? यस सर। चलो यहाँ तक आपने कर लिया। हम लोग करंट की बात करेंगे, पहले इस पे डिस्कशन कर लेते हैं। देखिए हियर Q is charge on the capacitor at time t and omega equal to 1 by root LC is angular frequency. Angular frequency of LC oscillator. So it is angular frequency of LC oscillator. Now you will see the angular frequency of the LC oscillator का and frequency of LC oscillator circuit will be frequency क्या हो जाता है मेरा बेटा, ओमेगा बाई 2 पाई। So this will be 1 upon 2 pi root under LC, है ना? So this is the frequency of LC oscillator circuit जिसमें कैपेसिटर L है और इंडक्टर का इंडक्टेंस C है। टाइम पीरियड क्या हो जाएगा, टाइम पीरियड हो जाएगा T
T, that is 1 upon frequency. So this is 2 pi root under LC. Okay बेटे, come on, do it. हो गया? बोलिए. Is it done? बोलो. हो गया बेटा? नो सर नहीं सर। एक हाँ मिनट। सर। अच्छा चलो समझा इसको. चलो. सर हाँ बोलिए बेटा. आज मैथ में सर न्यू चैप्टर हाँ मैं तो बना लिया वो वाला चैप्टर. सर थोड़ा सा बच गया सर, एग्जाम का प्रिपरेशन करने लग गए थे सर। अच्छा कोई बात नहीं. ठीक है, आप कोई क्वेश्चन डिस्कस कर लेंगे. ऑब्वियसली न्यू चैप्टर पे भरेंगे आप, है ना? ठीक. 1.5 घंटे तो नहीं हो जाएगा. तो प्रॉपर्टी पढ़ लिया. 2-4 क्वेश्चन लेंगे और फंक्शन इवेंट फंक्शन सबसे रिलेटेड, है ना? प्रॉपर्टी जब इंटीग्रल से 3-4 देंगे, आधे घंटे कम से कम करेंगे इंटीग्रेशन से. ये एरिया होता है एप्लीकेशन आप करेंगे. चलिए बिल्कुल नए चैप्टर को शुरू करेंगे. हो गया सर. ओके बेटे. यूज यहाँ तक हो गया बेटा? यस सर। चलिए अब आगे बढ़ते हैं. तो ये हमने जाना फ्रीक्वेंसी एंड टाइम पेयर ऑफ एलसी ऑसिलेटर सर्किट. अब देखो करंट इन एलसी ऑसिलेटर, इससे बहुत कुछ जानना है. करंट इन एलसी ऑसिलेटर सर्किट एट टाइम टी. करंट यहाँ हो जाएगा माइनस dq बाई dt. तो कैपेसिटर का जो चार्ज है, जो भी है ना, उसके हिसाब से कैपेसिटर को अगर हम देखें पॉजिटिव प्लेट से चार्ज लेकर जा रहा है तो चार्ज ऑन द कैपेसिटर घट रहा है. तो जब चार्ज ऑन द कैपेसिटर घट रहा है यानी कि q इज डिक्रीजिंग, तो dq बाई dt इज नेगेटिव. तो करंट का मैग्नीट्यूड की बात करेंगे ना, तो चूंकि dq बाई dt नेगेटिव है तो द मैग्नीट्यूड और द वैल्यू ऑफ द करंट विल इक्वल टू माइनस dq बाई dt. यहाँ क्या आ जाएगा? ये minus dq by dt. So this is minus d dt of q. q क्या है बेटा? q है q naught into cos omega t. q naught तो कांस्टेंट है, वो बाहर आ जाएगा, है ना? और cos omega t का डिफरेंशिएशन हो जाएगा. cos का होता है sin माइनस sin sin omega t. क्या हो जाएगा? ओमेगा. ओमेगा. ये बचेगा q naught omega into sin omega t. q naught omega into sin omega t. q naught omega क्या हो जाएगा? I naught. So here I will be equal to I naught sin omega t.
ये आ गया, where I naught is equal to, where I naught is equal to Q naught into omega. समझा? where I naught is equal to Q naught into omega. Come on, do it बेटा, हो गया? यस सर। चलो ठीक है, तो करंट निकल गया। अब हमारा सवाल ये है, इसका नाम है एलसी ऑक्सीलेटर सर्किट। तो भाई यहाँ ऑक्सीलेट क्या कर रहा है ना, क्योंकि इसका नाम है एलसी ऑक्सीलेटर सर्किट, ऑक्सीलेटर में कुछ ऑक्सीलेट करेगा, तो क्या ऑक्सीलेट कर रहा है ना बेटे। तो अगर आप यहाँ देखेंगे तो यहाँ पर आपका चार्ज ऑक्सीलेट कर रहा है और क्या एनर्जी ऑक्सीलेट कर रहा है ना। एनर्जी कैसे ऑक्सीलेट कर रहा है वो भी जानो, है ना। देखो मेरा बेटा, कैपेसिटर पे जो एनर्जी होगा ड्यू टू स्टैटिक चार्ज, दैट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी, और इंडक्टर में जो एनर्जी होगा हाफ Li स्क्वायर, दैट विल बी मैग्नेटिक एनर्जी। इज दैट क्लियर? अब जरा सोचो, जब करंट मैक्सिमम होगा, यानी कि ओमेगा टी की वैल्यू क्या होगी, π/2। जरा ध्यान से देखिएगा, जब करंट मैक्सिमम होगा, जब ओमेगा टी इक्वल टू π/2 होगा, तो उस समय करंट मैक्सिमम होगा। लेकिन अगर आप ओमेगा टी को π/2 रख दो, तो उस समय चार्ज और कैपेसिटर क्या हो जाएगा, जीरो। मतलब कैपेसिटर पे चार्ज जीरो होगा। यानी कि जब करंट मैक्सिमम होगा तो कैपेसिटर पे चार्ज जीरो होगा, और जब करंट मैक्सिमम होगा तो इंडक्टर की जो एनर्जी है 1/2 Li², हाफ Li²। हम लोगों ने डिराइव किया था एनर्जी स्टोर्ड इन इंडक्टेंस हाफ Li² लास्ट चैप्टर में। तो ये मैक्सिमम होगा, यानी कि सारा का सारा एनर्जी किसमें होगा, इंडक्टर के मैग्नेटिक एनर्जी के फॉर्म में होगा। और क्योंकि कैपेसिटर का चार्ज जीरो हो जाएगा, तो कैपेसिटर का एनर्जी क्या होता है, Q²/2C। यही ना होता है, Q²/2C। तो चूंकि कैपेसिटर पे चार्ज जीरो होगा तो एनर्जी कैपेसिटर का जीरो हो जाएगा, यानी कि कैपेसिटर की जितनी भी एनर्जी है इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी, वो कन्वर्ट हो गई किसमें, मैग्नेटिक एनर्जी ऑफ इंडक्टर में करंट इज मैक्सिमम। अब जरा सोचो, जब चार्ज मैक्सिमम होगा, जब आप ओमेगा टी को जीरो रखोगे, है ना, ओमेगा टी को जीरो रखोगे, तो cos ओमेगा टी आएगा 1। तो जब cos ओमेगा टी 1 आएगा, तो यानी कि Q=Q0 हो जाएगा, तो चार्ज मैक्सिमम हो जाएगा। तो उस समय अगर मैं देखूंगा जब ओमेगा टी जीरो होगा तो करंट क्या हो जाएगा, sin जीरो, जीरो। करंट जैसे जीरो होगा तो हाफ Li² मैग्नेटिक एनर्जी जीरो होता है। दिख रहा है? बोलिए। यस सर। तो इसका मतलब कि ओमेगा टी की एंगल की वो वैल्यू जहां पे cos थीटा 1 होगा, वहां पे sin थीटा 0 हो जाएगा, और जहां पे cos थीटा 0 होगा, cos ओमेगा टी जहां 0 होगा, वहां sin ओमेगा टी 1 हो जाएगा। तो इसका क्या मतलब हुआ, इसका सिंपल सा ये मतलब हुआ कि जब मैग्नेटिक एनर्जी मैक्सिमम होगा, उस समय इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी ऑफ कैपेसिटर 0 होगा, है ना, ओके, या मिनिमम होगा पावर। और जब इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी ऑफ कैपेसिटर मिनिमम होगा, उस समय मैग्नेटिक एनर्जी इंडक्टर जो है, मैग्नेटिक एनर्जी ऑफ द इंडक्टर विल बी मैक्सिमम। तो यहाँ पे एनर्जी ऑक्सीलेट कर रहा है। एनर्जी कैसे ऑक्सीलेट कर रहा है, फ्रॉम इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी ऑफ द कैपेसिटर टू द मैग्नेटिक एनर्जी ऑफ द इंडक्टर, फ्रॉम द मैग्नेटिक एनर्जी ऑफ द इंडक्टर टू द इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी ऑफ द कैपेसिटर। ये बात क्लियर है? बोलिए, कम ऑन टेल मी। यस सर। बहुत अच्छी बात। एक बार सर यही लास्ट वाला पॉइंट जो है एक बार लिखवा दीजिए सर नोट में। बिल्कुल बिल्कुल, अभी पूरा लिखाएंगे, अभी इसी पे 15 मिनट बात करेंगे, है ना। ओके सर। अभी इसी पे पूरा एक्सप्लेनेशन देंगे, समझाएंगे कि एग्जांपल लेकर के। चलिए इसको मैं रख कर दूं बेटा। यस सर। है ना, बिल्कुल अभी सारे पॉइंट्स आपको लिखाऊंगा, डोंट वरी। तो हमारे पास जो एलसी ऑक्सीलेटर है, छोटा सा सर्किट बना लेते हैं, जब भी हमें जरूरत पड़ेगी तो हम इसको यूज करेंगे सर्किट को। ये बना कैपेसिटर C and inductor L। At any time current is I, and at any time charge on the
कैपेसिटर इज Q। ये रहा। तो आपके पास यहाँ जो Q है, Q की वैल्यू क्या है? दिस इज Q नॉट इज द मैक्सिमम चार्ज ऑन द कैपेसिटर, मैक्सिमम पॉसिबल चार्ज ऑन द कैपेसिटर cos omega t, and I equal to I naught sin omega t, where I naught is equal to into omega, and omega equal to 1 by root L। इतनी बात आपने पढ़ी, फ्रीक्वेंसी वगैरह भी जाना, कैरेक्टरिस्टिक जाना। अब देखो, अगर मैं बात करूं एनर्जी स्टोर, एनर्जी ऑक्सीलेशन इन एलसी ऑक्सीलेटर सर्किट, एनर्जी ऑक्सीलेशन इन एलसी ऑक्सीलेटर, है ना? चलिए, आयु सवाल क्लियर जा रही है बेटा? यस सर। ओके, चलिए देखते हैं। फ्यूज आपको क्लियर बेटा आवाज? एनी प्रॉब्लम? No, sir. Okay, that's fine. So, oscillation, energy oscillation in LC oscillator circuit. So, energy oscillation in LC oscillator circuit. So, it will be, you can see that energy, electrostatic energy of capacitor. Electrostatic energy in capacitor. किसी भी टाइम t पे तो U की नाम लेते हैं, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी। So this is Q squared by 2C. This will be equal to Q squared by 2C. मेरे बेटे देखो UE, ध्यान देना, U की वैल्यू हो जाएगी Q squared by 2C। तो बेटा Q स्क्वायर तो Q कहाँ गया? ये रहा। इसका मतलब आप लिखेंगे Q नॉट का स्क्वायर cos स्क्वायर ओमेगा t बाई 2c, देखना हो जाएगा। इसको मैं क्लियर देता हूँ। अब आइए मैग्नेटिक एनर्जी देखते हैं। व्हाट इज द मैग्नेटिक एनर्जी? व्हाट इज द मैग्नेटिक एनर्जी इन केस ऑफ stored in the inductor? देखो मैग्नेटिक एनर्जी stored in inductor। So what will be the magnetic energy stored in inductor? Let us go about it. So magnetic energy is stored in inductor. So magnetic energy that is stored in inductor कैसे आएगा? यहाँ सामने लिखिएगा बेटे, मैग्नेटिक एनर्जी स्टोर्ड इन इंडक्टर M फॉर मैग्नेटिक एनर्जी की बात कर रहे हैं। So that is half L I square. Is that clear? Half L I square. तो ये हो गया हाफ L कहाँ गया? L तो L ही रखेंगे, I स्क्वायर। तो I ये हो गया, तो I नॉट की जगह पे Q नॉट इंटू ओमेगा। तो Q नॉट स्क्वायर इंटू ओमेगा स्क्वायर इंटू
साइन स्क्वायर ओमेगा टी, यही आ जाएगा ना बेटा। अब देखो इसको जरा सॉल्व करो तो हाफ एल इंटू क्यू नॉट स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर इज 1 बाय एल सी, ओमेगा इज 1 बाय रूट एल सी, सो ओमेगा स्क्वायर 1 बाय एल सी इंटू साइन स्क्वायर ओमेगा टी। ये फॉर्मूला तो यही है बेसिक, है ना, यहाँ पर जो फॉर्मूला है, तो ये क्या आ जाएगा यू एम, when will be L cancel and we will be getting q naught square sin square omega t by 2। ये बेटा देखो, अब देखो यहाँ इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी और मैग्नेटिक एनर्जी ये दोनों आ गया, therefore UE प्लस UM इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी प्लस मैग्नेटिक टोटल एनर्जी एनर्जी इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी प्लस मैग्नेटिक एनर्जी यानी कि टोटल एनर्जी स्टोर्ड इन द एलसी ऑसिलेटर सर्किट, so this is equal to, यहाँ लिख लो, therefore total energy in LC oscillator circuit is UE plus UM। बेटा q स्क्वायर बाय 2c और q नॉट स्क्वायर बाय 2c कॉमन आ जाएगा, q नॉट स्क्वायर बाय 2c बच गया cos स्क्वायर ओमेगा t प्लस sin स्क्वायर ओमेगा t, तो ये कॉमन आ गया, तो क्या आ जाएगा देखिए तो इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी प्लस मैग्नेटिक एनर्जी विल बी इक्वल टू q नॉट स्क्वायर बाय 2c which is constant। तो देखो मेरा बेटा टोटल एनर्जी हमेशा कांस्टेंट रहेगा, टोटल एनर्जी ध्यान दीजिएगा, टोटल एनर्जी हमेशा कांस्टेंट रहेगा, और सिर्फ इतनी कि जब इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी की वैल्यू बढ़ेगी तो मैग्नेटिक एनर्जी की वैल्यू घटेगी, है ना, यहाँ cos स्क्वायर है, यहाँ sin स्क्वायर है, अब मैग्नेटिक एनर्जी की वैल्यू बढ़ेगी तो इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी की वैल्यू कम होगी घटेगी। दैट क्लियर? बताइए, कम ऑन टेल मी, इज इट क्लियर? Yes sir, yes sir. चलिए बहुत अच्छी बात। तो यहाँ तक आपने देखा कि इलेक्ट्रोस्टैटिक और मैग्नेटिक एनर्जी किस तरह से चेंज होगी, है ना, लेकिन टोटल एनर्जी दोनों का सम हमेशा q नॉट स्क्वायर बाय 2c के बराबर रहेगा, टोटल एनर्जी विल रिमेन कांस्टेंट। ठीक है, समझा यूज बेटा? क्लियर है? देखिए अनु, क्लियर बेटे? यस सर। ओके चलिए, अब इसको मैं स्टेटमेंट में लिखा दूंगा, पहले आप यहाँ तक कर लीजिए, फिर हम लोग कंक्लूड कर लेंगे टॉपिक को कि किस तरह से एनर्जी आपका चेंज हो रहा है। तो डू इट भैया। हो गया बेटे? डन? इज इट डन बेटा? Yes sir. ओके, तो यहाँ तक समझ गए आयुष? आपको क्लियर है बेटा? Yes sir. ओके चलिए, क्यों? इज इट क्लियर अप टू दिस पॉइंट? Yes sir.
ओके रितिका, आपको क्लियर है बेटे? Yes, sir. Okay, that's good. Now we will conclude it in the form of statement. So conclusion. So we will know about the conclusion, final conclusion regarding LC oscillation. The energy oscillates from electrostatic energy of capacitor to the magnetic energy of inductor. Energy oscillates from electrostatic energy of capacitor to the magnetic energy of inductor. पहला। दूसरा पॉइंट देखो मेरा बेटा, दूसरा पॉइंट, the total energy that is the sum of electrostatic and magnetic energy remains constant. Okay? तीसरा पॉइंट देखो बेटा, चार्ज का फॉर्मूला क्या आया था? अगर चार्ज का फॉर्मूला देखो तो चार्ज का फॉर्मूला आया था Q = Q0 cos ओमेगा t। कॉस के रिपीटेशन का पीरियड होता है जो होता है 2 पाई होता है ना पीरियड कॉस का रिपीटेशन का, बताइए। और साइन के रिपीटेशन का, करंट का भी देखो, करंट I = I0 sin ओमेगा t। तो साइन के रिपीटेशन का भी पीरियड 2 पाई होता है। यहाँ पे भी टाइम पीरियड ओमेगा टी विल बी 2 पाई, या यहाँ भी ओमेगा टी इक्वल टू 2 पाई के बाद डिक्रीज करेगा, है ना। लेकिन अगर हम यहाँ देखें एनर्जी को, मैग्नेटिक और इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी, तो वहाँ क्या है, cos स्क्वायर और sin स्क्वायर। cos और sin का पीरियड 2 पाई होता है, cos स्क्वायर और sin स्क्वायर का पीरियड पाई होता है। अब सोचो पीरियड अगर हाफ हो गया तो फ्रीक्वेंसी डबल हो जाएगा ना, बोलो। पीरियड अगर हाफ हो गया तो फ्रीक्वेंसी डबल हो जाएगा ना, बिकॉज़ फ्रीक्वेंसी इज रेसिप्रोकल ऑफ द टाइम पीरियड। एक बार फिर से सर ये वाला बताइए। सुनो, cos स्क्वायर और sin स्क्वायर का पीरियड क्या होता है? व्हाट इज द पीरियड ऑफ रिपीटेशन ऑफ cos स्क्वायर एंड sin स्क्वायर? पाई होता है। यस सर। बोलो, आप देखो तो cos sin का ग्राफ देखो बेटा, sin का ग्राफ ऐसा है। तो देखो यहाँ से लेकर यहाँ तक 2 पाई के बाद रिपीट हो रहा है, लेकिन sin स्क्वायर का ग्राफ देखोगे कैसा आएगा? sin स्क्वायर का ग्राफ ऐसा आता है, देखो ध्यान से देखो। स्क्वायर कर दिए ना तो पॉजिटिव में चला जाएगा। तो ये हो गया पाई, ये हो गया 2 पाई। तो देखो ये 2 पाई के बाद रिपीट हो रहा है साइन, और साइन स्क्वायर जो है वो पाई के बाद ही रिपीट हो जा रहा है, दिख रहा है? बोलो। यस सर। तो टाइम पीरियड साइन और कॉस का टाइम पीरियड होता है 2 पाई। ध्यान से सुनो, साइन और कॉस का टाइम पीरियड होता है 2 पाई, पर साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर का टाइम पीरियड होता है पाई। तो टाइम पीरियड क्या हो गया, मतलब पीरियड जो है, पीरियड ऑफ ऑसिलेशन, टाइम पीरियड कहेंगे तो वो हो जाएगा 2 पाई बाई ओमेगा। टाइम पीरियड क्या हो जाएगा, 2 पाई बाई ओमेगा, है ना। और है ना, अगर साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर होगा तो क्या हो
समझे, क्योंकि ओमेगा टी इक्वल टू पाई के बाद रिपीट कर जाएगा। एंगल अगर पाई होगा तो पाई एंगल के बाद रिपीट करता है साइन स्क्वायर और कॉस। तो अगर टाइम पीरियड अगर आपका एनर्जी का हाफ है, एनर्जी का टाइम पीरियड चार्ज और देखो ध्यान से, एनर्जी का जो टाइम पीरियड है, एनर्जी का यूएम और यूई का टाइम पीरियड वो हाफ ऑफ द टाइम पीरियड ऑफ चार्ज और करंट है। तो टाइम पीरियड अगर हाफ है तो फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगा, बोलिए बेटा। If the time period is half, then frequency will be डबल। डबल होगा ना, क्योंकि फ्रीक्वेंसी क्या होता है, 1 बाई टाइम 1 पीरियड बाई होता है टाइम ना। पीरियड। तो अगर टाइम पीरियड को हाफ कर देंगे तो फ्रीक्वेंसी डबल हो जाएगा ना। यस सर। वही मैं कह रहा हूँ कि द फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑक्सीलेशन, द फ्रीक्वेंसी ऑफ oscillation of energy is twice the frequency of oscillation of charge on the plates of capacitor। ओके बेटा, चलिए नोट कर लीजिए। द फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑक्सीलेशन ऑफ एनर्जी इज ट्वाइस द फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑक्सीलेशन ऑफ चार्ज ऑन द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर। कम ऑन डूइंग, हो गया। बोलिए, इज इट डन बेटा? नो सर। समझे इस बात को? चलिए यहां तक कर लीजिए। तो दिस इज व्हाट वी नो अबाउट एलसी ऑसिलेटर सर्किट। अब हम लोग जानेंगे कंपैरिजन ऑफ एलसी ऑसिलेटर सर्किट विद स्प्रिंग मास सिस्टम, दैट इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। कंपैरिजन ऑफ एलसी ऑसिलेटर सर्किट विद स्प्रिंग मास सिस्टम। यहां तक आप लोग करके एक बार रिवाइज करो। मैं आप लोगों को 2 मिनट 3 मिनट का टाइम देता हूं, एलसी ऑसिलेटर पूरा रिवाइज करिए, तभी आप कंपैरिजन समझ पाएंगे, है ना। In order to understand the comparison, LC oscillator को राइट करिए बेटा। Come on, do it। अब नोट करिए, मैं 2 मिनट में आ रहा हूँ।
हाँ, हो गया बेटे, रिवाइज कर लिया। बताइए क्यों, हैव यू रिवाइज? हो गया बेटा, रिवीजन हो गया प्यून? इसको कर चुके हैं? कम ऑन टेल मी। अनु आपका हो गया बेटा? यस सर, हो गया। चलिए ठीक है, अब देखिए आगे देखते हैं। नाउ वी विल टॉक अबाउट कंपैरिजन। Oscillating spring mass system। आप लोगों ने वर्क एनर्जी पावर चैप्टर में स्प्रिंग मास सिस्टम पढ़ा होगा, उससे कंपैरिजन करना है ना? ओके बेटा, we have studied the work spring mass system in work energy power, so we are comparing the density oscillator with spring mass system। तो देखो स्प्रिंग मास सिस्टम में क्या होता था, थोड़ा सा रिवाइज कर लीजिए। जैसे स्प्रिंग है और मास है, मास मान लीजिए m है, स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट k है, लेट k इक्वल टू स्प्रिंग कांस्टेंट और फोर्स कांस्टेंट ऑफ स्प्रिंग। स्प्रिंग कांस्टेंट फोर्स कांस्टेंट मेरा बेटा एक ही चीज है, m इक्वल टू मास ऑफ स्प्रिंग, मास ऑफ ब्लॉक, है ना?
जो मास है ब्लॉक है उसका मास है। तो मान लो कि अगर स्प्रिंग में x be the elongation of compression, x is elongation or compression in the length of spring, और जो ब्लॉक है बेटा ब्लॉक की वेलोसिटी v है, दिस इज ऑल v is the speed of block। ओके, तो इस केस में आपका जो है काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी जो हो जाएगा ब्लॉक का दैट इज कैपिटल K 1/2 mv square 1/2 mv square, and potential energy of spring energy in spring that is u h मान लेते हैं, that is half small k is the spring constant into x square, half k square potential। ओके, तो ये सारी बातें आप जानते हैं, इसको नोट कर लो, कंपैरिजन मैं दिखा देता हूं स्प्रिंग मास सिस्टम। तो देखो यहाँ पर मोशन के कारण जो एनर्जी है वो क्या है, काइनेटिक एनर्जी, और वहां पर आपका जो है बेसिकली जो आपका एलसी ऑसिलेटर सर्किट था वहां पे मोशन किसका हो रहा था, चार्ज का। तो मोशन ऑफ चार्ज मींस है ना, मोशन ऑफ चार्ज मींस करंट। तो करंट के कारण कौन सा एनर्जी का, मैग्नेटिक एनर्जी। तो मैग्नेटिक एनर्जी को हम कंपेयर करेंगे काइनेटिक एनर्जी, इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी को कंपेयर करेंगे स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी से, है ना। फिर हम करंट को कंपेयर करेंगे, करंट का मतलब बैकअप फ्लो मींस वेलोसिटी, तो करंट को कंपेयर करेंगे किससे, वेलोसिटी से या स्पीड से, है ना, वेलोसिटी से। और आपका जो है Q चार्ज को कंपेयर करेंगे हम पोजीशन से, x से। तो ये सारी चीजें कंपैरिजन में दिखाऊंगा। उस तरह से कैपेसिटर में किससे करेंगे, स्प्रिंग कांस्टेंट, और इंडक्टर में किससे करेंगे, मास से, है ना। कम ऑन डू इट, इसको कर लो बेटा, प्लीज नोट इट डाउन, यहां तक नोट कर लीजिए, फिर मैं कंपैरिजन लिखा देता हूं। इन एलसी ऑसिलेटर क्या होता था, एलसी ऑसिलेटर सर्किट या ऑलरेडी लिख चुके हैं, बस आप समझने के लिए देख लीजिए। इन एलसी ऑसिलेटर सर्किट बेटा ये कैपेसिटर है C, ये इंडक्टर है L, और जो यहाँ मूव कर रहा है देखिए चार्ज मूव कर रहा है, तो मोशन ऑफ चार्ज के कारण करंट है। यहाँ पर मोशन ऑफ वहाँ चार्ज मूव कर रहा है, यहाँ कौन मूव कर रहा है, यहाँ पर आपको बेसिकली मास जो है वो मूव कर रहा है ना। तो मोशन ऑफ करंट के कारण आपको, मोशन ऑफ चार्ज के कारण करंट है, और मोशन ऑफ बॉडी के कारण वेलोसिटी है। तो करंट एंड वेलोसिटी विल बी कंपेयर्ड। यहाँ पर U इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी Q स्क्वायर बाई 2c, यानी कि 1/2 into 1/c into Q स्क्वायर, and magnetic energy is equal to 1/2 into L into R। आपका लाइट स्क्वायर होता है। अब हम कंपैरिजन करेंगे, कम ऑन नोट इट डाउन, यहां तक कर लीजिए, फिर मैं कंपैरिजन लिखाता हूं बेटा। यहां तक कंप्लीट करिए।
clear? Yeah. Okay, now I will write the comparison. मैकेनिकल सिस्टम, मैकेनिकल सिस्टम का मतलब क्या हो गया? स्प्रिंग मास स्प्रिंग मास system. This is the mechanical system and electrical system. Electrical system. इसमें आपका हो गया LC ऑक्सीडेटर circuit. Come on. So we have LC ऑक्सीडेटर. अब इन दोनों के बीच में हम लोग कंपैरिजन स्टील लेते हैं. देखिए. तो ध्यान दीजिएगा. So the first point mass. मास को आप किससे करते हैं? मास को आप कंपेयर करते हैं इंडक्टेंस. इंडक्टेंस दैट इज L. सेकंड नंबर मास के बाद हो गया फोर्स कांस्टेंट. Force constant, that is spring constant. That will be the reciprocal of capacitance. Reciprocal of capacitance, that is 1 by C से कंप्लीट. तीसरे नंबर पे देखिए डिस्प्लेसमेंट. That is x को आप कंपेयर करते हैं चार्ज से. चार्ज that is q. चौथे नंबर पे आप देखिए करंट. यहाँ वेलोसिटी हो जाएगा. वेलोसिटी. So velocity is v, that is vh by dt. तो वेलोसिटी को आप कंपेयर करते हैं करंट से. इलेक्ट्रिक करंट. इलेक्ट्रिक current I minus dq by dt. पांचवें नंबर पे है ना पोटेंशियल एनर्जी. ऑफ स्प्रिंग. पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग, that is half kx square. तो half kx square को आप कंपेयर करते हैं electrostatic energy of capacitor. So that is equal to q square by 2c. यहाँ से भी दिख रहा है k की जगह क्या आ गया 1 by c. वही है फोर्स कांस्टेंट को रेसिप्रोकल ऑफ कैपेसिटेंस. देखिए ध्यान से देखिए बेटा है ना. सिक्स्थ नंबर पे काइनेटिक एनर्जी. काइनेटिक एनर्जी दैट इज हाफ mv स्क्वायर. इसको आप करेंगे मैग्नेटिक एनर्जी. मैग्नेटिक एनर्जी ऑफ इंडक्टर यानी कि हाफ Li स्क्वायर. और मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी से या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी. मैकेनिकल एनर्जी दैट इज काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी. सो दैट इज
मैग्नेटिक एनर्जी से काउंट करते हैं, है ना, दैट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी प्लस मैग्नेटिक एनर्जी। कौन बेटा, यहां तक समझ रहे हो? बताइए, कोई दिक्कत? देख लो, कहीं पे भी कोई इशू लगे तो पूछ लो मुझसे, आई विल एक्सप्लेन इट अगेन। सर लास्ट में क्या लिखे हैं? हाँ बेटा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी कहीं पे लिख देता हूँ और नीचे में लिखने में बनता नहीं है ना। सर ये एम से जो है ये यूएम 7 नंबर का। यहाँ यस सर। मैकेनिकल एनर्जी, मैकेनिकल MECHANICAL मैकेनिकल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। यहाँ लिखा हूँ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी। चलो देखो बेटा, ओके, क्लियर है रितिका? यस सर। ओके बेटा, अनु आपको क्लियर है बेटे? Yes, sir. चलिए ठीक है, नोट कर लीजिए इसको, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। कई बार ऐसे भी कहता है, व्हाट इज द मैकेनिकल इक्विवेलेंस ऑफ इंडक्टेंस? मैकेनिकल इक्विवेलेंस यानी किसका इक्विवेलेंस? तो क्या हो जाएगा? मास। फिर कहेगा व्हाट इज द इलेक्ट्रिकल इक्विवेलेंस ऑफ मास? तो वो क्या हो जाएगा? इंडक्टेंस। मास का इलेक्ट्रिकल इक्विवेलेंस हो जाएगा इंडक्टेंस, और इंडक्टेंस का मैकेनिकल इक्विवेलेंस हो जाएगा मास। What is the electrical equivalence of force constant? So that is reciprocal of capacitance. And what is the mechanical equivalence of capacitance? So that will be reciprocal of force constant or spring constant. What is the electrical equivalence of displacement? So that will be charge. And what is the mechanical equivalence of charge? That is displacement. What is the electrical equivalence of velocity? So that will be electric current. And what is the mechanical equivalence of electric current? So that will be velocity. उसी तरह से पोटेंशियल एनर्जी का इलेक्ट्रिकल इक्विवेलेंस, इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी ऑफ कैपेसिटर, और कैपेसिटर एनर्जी का मैकेनिकल इक्विवेलेंस पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग, अगर स्प्रिंग मास सिस्टम से कंपेयर कर रहे हैं। इसी तरह से सारा करेंगे, है ना बेटा? यहाँ तक की बात क्लियर है आप लोगों को? Come on. Yes, sir. Yes. Okay, that's good. चलिए यहाँ तक नोट कर लो बेटे। So this completes the concept of LC oscillation. अब आप इसको याद करोगे तो क्वेश्चन कर पाओगे। मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूँ तब तक के लिए, है ना? Let me give you one question. So question number 7.7. Question number 7.7 in exercise. I am writing that question. ये हो गया? Should I end this? Should I rub it better? Yes, sir. तो रब सकते? आयुष लिख लिया बेटा? हाँ सर। Okay. Piyush completed? Yes, sir. देखिए थोड़ा सा रहने देते हैं। I am writing the question. Just do this question. चार्ज, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। चार्ज 30 माइक्रो फराड। फराड इज द SI यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस। माइक्रो मतलब 10 पावर -6। चार्ज 30 माइक्रो फराड, कैपेसिटर is connected
capacitor is connected, a charge 30 microfarad capacitor is connected to a 27 millihenry inductor, to a 27 millihenry inductor. ओके, अब देखो ध्यान देना, व्हाट इज द एंगुलर फ्रीक्वेंसी, व्हाट इज, बहुत ही आसान है, द एंगुलर फ्रीक्वेंसी यानी कि ओमेगा, एंगुलर करके दिखाओ जल्दी से, फ्रीक्वेंसी ऑफ फ्री ऑक्सीलेशन ऑफ द सर्किट, फ्री कुछ भी एंटी ऑक्सीलेशन ऑफ फ्री ऑक्सीलेशन ऑफ द सर्किट। एक दो वर्ड यूज करके कंफ्यूज करना चाहता है, एक ही मतलब है एलसी ऑक्सीलेशन सर्किट की फ्रीक्वेंसी बताइए। वही ना हुआ सर, ओमेगा इज इक्वल टू 1 बाय अंडर, ओमेगा इज इक्वल टू 1 बाय रूट अंडर एलसी। हाँ बेटा, नहीं 2 पाई नहीं आएगा। नो सर, 2 पाई नहीं बोले सर, 1 बाय, हाँ 1 बाय रूट एल एंगुलर फ्रीक्वेंसी है। फ्रीक्वेंसी क्या आएगा तो 1 बाय 2 पाई इनटू रूट एल है ना, 1 बाय रूट। लेकिन यहाँ होगा सीधे 1 बाय रूट एल, ओमेगा विल बी 1 बाय रूट एल, और फ्रीक्वेंसी कहेगा तो ओमेगा बाय 2 पाई से डिवाइड किया। इजी है। इसी तरह से फ्रीक्वेंसी वगैरह पूछ लेगा, एनर्जी पूछ सकता है। अच्छे अच्छे क्वेश्चन नहीं है, इसमें बहुत सारे अच्छे क्वेश्चन है, बनाइएगा, है ना। क्वेश्चन आप सारे कर सकते हैं, एक आध क्वेश्चन है बस क्वालिटी फैक्टर वाला, वो आप नहीं कर सकते हैं, बाकी सारा क्वेश्चन आप लोग कर सकते हैं। ओके बेटे, आगे आंसर दिखाओ। देखिए L कितना है, L है 27 into 10 to the power minus 3 हेनरी एंड C इक्वल टू 30 into, देखो बहुत ज्यादा आसान हो जाएगा, रूट निकल जाएगा, 10 to the power minus 6 फराड, तो क्या हो जाएगा, इस तरह से आप पहले लिखिए, therefore ओमेगा that is 1 by root LC, so this is 1 divided by square root of L, L कहाँ है मेरे बेटा, 27 into 10 to the power minus 3 into C, 30 into 10 to the power minus 6। अब देखो ये क्या हो जाएगा, 1 डिवाइडेड बाई ये 27 into 30, 81 आ जाएगा, 81 पावर -8 सर, -4 -8, हाँ रूट आ गया तो 4 आ जाएगा, दूसरे निकालने से बिल्कुल सही, रेडियन पर सेकेंड, ओमेगा का यूनिट क्या है, रेडियन पर सेकेंड, तो दिस इज 1 अपॉन 9 into 10 to the power minus 4 radian per second. So how much you will get? ऊपर कर दो 10 into 1000, 10 into 10 to the power 3 and power 4 is equal to 9 radian per second omega, है ना। So this is 1.11 into 10 to the power 3 radian per second. That is your answer. Okay. What then? बताइए। हो गया बेटा? हाँ देखो, अब इसके बाद हम लोग जानेंगे ट्रांसफार्मर।
ओके, ट्रांसफार्मर क्या होता है? ट्रांसफार्मर सिंपली एक स्टैटिक डिवाइस है जो कि क्या करता है ना, आपके लेवल पे अगर हम बात करें तो बहुत सारा काम करता है ट्रांसफार्मर। तो वो वोल्टेज को स्टेप अप या स्टेप डाउन करता है ना, लो वोल्टेज को हाई वोल्टेज में, हाई वोल्टेज को लो वोल्टेज में, विदाउट एनी अनस्टेबल लॉस ऑफ एनर्जी। तो ये ट्रांसफार्मर का काम है। ट्रांसफार्मर इज अ वेरी इंपॉर्टेंट डिवाइस। ट्रांसफार्मर के बिना एसी का यूज पॉसिबल नहीं है ना, एसी को यूज नहीं कर सकते बिना ट्रांसफार्मर के। ओके बेटा, हमें कई जगहों पे वोल्टेज को बढ़ाना या घटाना पड़ता है ना, काफी ज्यादा बढ़ाना पड़ता है, कई गुना बढ़ाना पड़ता है, कई गुना घटाना पड़ता है, तब जाके हम यूज कर सकते हैं, है ना। तो ट्रांसफार्मर के बारे में डिटेल में हम लोग अगले क्लास में, ओके। सो इन द नेक्स्ट फिजिक्स क्लास वी विल स्टडी अबाउट ट्रांसफार्मर इन डिटेल। तो कई डिटेल जितना आपके सिलेबस में है ना, अदरवाइज तो ट्रांसफार्मर पूरे 11 के क्लास 12 का जो सिलेबस है आपका फिजिक्स का, उससे भी ज्यादा होता है ना, पूरे फिजिक्स के सिलेबस से भी ज्यादा होता है ट्रांसफार्मर का पूरा सिलेबस। तो हमें उतना नहीं पढ़ना, हमें तो 2 पेज पढ़ना है, बस बेसिक पढ़ना है, होता है ना, और 1-2 छोटी-छोटी स्पेशल जानते हैं। ओके बेटा, तो आज हम लोग क्लास को यहीं तक रखते हैं। इन द नेक्स्ट क्लास वी विल डिस्कस ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर क्या होता है, ट्रांसफार्मर के इक्वेशन, ट्रांसफार्मर का कंस्ट्रक्शन, ट्रांसफार्मर का वर्किंग, ट्रांसफार्मर में लॉसेज क्या क्या होते हैं, ये सारी बातें हम लोग जानेंगे। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे, है ना, जो लास्ट टॉपिक होगा हमारा एसी का, बल्कि बीच में हमने उसको गायब कर दिया था जानबूझकर, लास्ट में पढ़ाएंगे आराम से। दैट इज छोटा सा टॉपिक है क्वालिटी फैक्टर ऑफ रेजोनेंस, है ना, आरएलसी सर्किट का जो रेजोनेंस है उसकी क्वालिटी फैक्टर और शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस की बात करेंगे। ओके, दैट इज आल्सो इंपॉर्टेंट पॉइंट, आता है 5 नंबर का क्वेश्चन आता है, इसलिए उसको पढ़ने का जरूरी है। चलिए, तो आज यहीं तक रखें बेटे। ओके।